इस वीडियो में आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2025 के पेपर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट होगा। इसके फर्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे 10 to 15 क्वेश्चन करने की। पहला क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड। लिस्ट वन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दिए हुए हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी। और लिस्ट टू में परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी प्रोडक्शन एज ऑन नवंबर 2024 एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। इधर मैंने डेटा दे दिया है, इसको हम मैच करते हैं। वैसे सोलर एनर्जी 20.60, हाइड्रो एनर्जी 10.30, न्यूक्लियर एनर्जी 1.80, विंड एनर्जी 10.50। इसको हम मैच कर लेते हैं। तो ये होगा 2 3 4 एंड 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ये फर्स्ट वाला, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इधर, अगर आप चाहें तो इधर रेफर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड। इसमें बोला है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल को हम सोलो का मॉडल भी बोलते हैं, ये सोलो का ग्रोथ मॉडल ही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक्सेस पे हो जाएगा हमारा कैपिटल लेबर रेशियो, और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट पर हेड, ठीक है। ये हमारा पॉपुलेशन है, ये हमारा रिप्लेसमेंट रेट है, ठीक है। और ये हमारा इंक्रीज पॉपुलेशन है प्लस रिप्लेसमेंट रेट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ए बोल रहा है रिडक्शन इन स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर हेड। ये सही होगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा कैपिटल पर हेड कम हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है इंक्रीज इन पर कैपिटा आउटपुट। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पर कैपिटा आउटपुट हमारा गिरेगा। इंक्रीज इन स्टडी स्टेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, ये सही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो इंक्रीज पॉपुलेशन है वो प्रोडक्शन में जाएंगी, और जिससे हमारा एग्रीगेट जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, ठीक है। डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये गलत है। कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा। ई बोल रहा है एंड इनवर्ट शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। नहीं, हमारा एग्रीगेट आउटपुट अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर जो है वो इंक्रीज होगा। तो थर्ड इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमको अरेंज करना है फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पुराने से सबसे नए तक जाना है। आर्थर लुईस की थ्योरी अगर हम देखेंगे तो 1955, ठीक है। रॉबर्ट सोलो 1956, रोस्टो 1960, गुरनाल मेडल एशियन ड्रामा, ये हमारा था 1968 के आसपास। एल्बर्ट हिचमैन की स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा है 1958 के आसपास, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं तो ठीक है, फोर्थ हो जाएगा ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड। पहला दिया हुआ है लिस्ट वन लिस्ट टू, गेम थ्योरी का क्वेश्चन है ये। ए बोल रहा है प्लेइंग ईच स्ट्रेटेजी विद प्रोबेबिलिटी। ईच स्ट्रेटेजी विद प्रोबेबिलिटी ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हो जाएगी। मैक्सिमम पे ऑफ गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। लॉन्ग रन बिहेवियर सबको पता है, ये नैश इक्विलिब्रियम होगा। पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इनफिनाइट, ग्रम ट्रिगर स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी में होता ये है कि अगर कोई भी दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं और एक चीट करता है तो उसको इन्फिनाइट टाइम पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम थ्योरी से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पे ऑफ मैट्रिक्स। ये दिया हुआ है प्लेयर वन हैज टू स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी। देखते हैं सही है कि नहीं है। टी एम बी। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं सबको। तो टी वर्सेस एम कर लेते हैं, वी वर्सेस एम कर लेते हैं, एंड टी वर्सेस
सॉरी, बी वर्सेस टी कर लेते हैं। टी का पे ऑफ कितना है? 1 and 0। एम का कितना होगा? 2 and 1। बी का कितना है? 3, 2। और एम का कितना है? 2, 1। बी का कितना है? 3, 2। और टी का कितना है? 1, 0। अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेटजी बी एंड स्ट्रेटजी एम, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ठीक है, और इसमें ये इससे ज्यादा है, तो दो स्ट्रेटजी एम और बी, ये डोमिनेटेड स्ट्रेटजी है प्लेयर वन के लिए, तो ये सही हो जाएगा, ए सही है। बी देख लेते हैं, नन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर टू आर वीकली डोमिनेटेड। अब इसको अगर हम देखेंगे तो अगर प्लेयर वन जो है वो चूज करता है टी, ठीक है, तो उसका L5 होगा, जो कि ज्यादा होगा आर से, ठीक है। और अगर वो एम चूज करता है तो एल जो होगा वो 6 होगा, ठीक है, और आर जो है वो 4 होगा। और अगर वो बी चूज करता है तो एल जो होगा वो 7 होगा और आर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। अगर बी चूज करता है 7 is greater than 2, ठीक है, अगर आर चूज करता है तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कि आर जो है वो वीकली और स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय एल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल जो है वो टी चूज करेगा तो भी ज्यादा है, एम चूज करेगा तो भी ज्यादा है, और बी चूज करेगा तो भी ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। स्ट्रेटेजी टी वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी बी, अब इसको हम देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेटेजी टी है वो वीकली डोमिनेट कर रही है स्ट्रेटेजी बी को। अगर प्लेयर टू चूज कर रहा है एल, ठीक है, प्लेयर टू एल चूज कर रहा है ये, तो उसका जो टॉप होगा मतलब टी, वो कम होगा बी से, ठीक है। अगर प्लेयर टू आर चूज करता है तो उसका जो टी है वो कम होगा बी से, ठीक है, क्योंकि बी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये हम कह सकते हैं कि टी जो है वो हमेशा वर्स है बी से, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा गलत हो जाएगा। डी बोल रहा है स्ट्रेटेजी एम ऑफ प्लेयर वन विल नेवर बी यूज्ड इन नेस इक्विलिब्रियम। नेस इक्विलिब्रियम अगर हम निकालते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इससे बड़ा, इससे ये, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड देन दिस एंड दिस, तो बी जो है वो नेस इक्विलिब्रियम है। स्ट्रेटेजी एम ऑफ प्लेयर वन विल नेवर बी यूज्ड इन नेस इक्विलिब्रियम, सही है। देख लेते हैं स्ट्रेटेजी एम स्ट्रिक्टली डोमिनेट स्ट्रेटेजी टी। अब जैसे कि हमने प्रूव किया ऊपर, ठीक है, कि एम डोमिनेट कर रहा है टी को, तो ये सही हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ADE मतलब 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वैगनर लॉ से, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम थ्योरी। ये देख लेते हैं, वैगनर्स लॉ इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सही है। भी बोल रहा है कि जैसे टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट बढ़ेगा वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन ग्रो करेगा सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, सही बात है। सी बोल रहा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन पब्लिक सेक्टर इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी सही है। अब हमको लेकिन ढूंढना है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब कि ये तीनों इन थ्योरी का पार्ट है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम डी देख लेते हैं, द लॉ अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये पिकॉक वाइजमैन की थ्योरी है, ठीक है, ये नॉट ट्रू है तो ये सही हो जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू ग्रो इन स्टेपवाइज मैनर, बिल्कुल सही है, पिकॉक वाइजमैन की थ्योरी है, तो इसके लिए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एक नई क्वेश्चन हमने अगर देखा है, पैटर्न नोट करें तो आता ही है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और मोरल हजार्ड से। ये बोल रहा है सेलर कैन डील विद प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बाय सेंडिंग बायर सिग्नल अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सेलर चाहे तो वो बायर को सिग्नल दे सकता है
अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिससे कि जो प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है वो सॉल्व हो सके। सही है ये। बी बोल रहा है इफ सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट हैज बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी देन बायर, देन बैड प्रोडक्ट टेंड्स टू ड्राइव गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट। ये बिल्कुल सही है। अगर सेलर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो जो बैड प्रोडक्ट है वो हमेशा गुड प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर निकाल देंगे। सी बोल रहा है कि एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी के हिसाब से अगर हम वेजेस को कम करेंगे कॉम्पिटेटिव वेजेस से, तो वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि गलत है, बिल्कुल अपोजिट है ये एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी के। डी कह रहा है एडवर्स सिलेक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन इंश्योरेंस मार्केट, बिल्कुल सही है। ई बोल रहा है ओनर कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बाय डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव देयर एजेंट इंसेंटिव टू परफॉर्म बेटर, सही है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है अगर एजेंट को इंसेंटिव दिया जाए टू परफॉर्म बेटर। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। तो हमको बेसिकली आरबीआई के रेट्स बताने हैं। एमएसएफ उस टाइम पे 6.25 था, जो एसडीएफ था वो था 5.75, सीआरआर 4% बहुत दिनों से है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 एंड पॉलिसी रेपो रेट वॉज 6%। अगर एक चीज हम गौर करें तो हम देखेंगे कि एमएसएफ इज इक्वल टू बैंक रेट, ये हमेशा होगा। फिर हमारा पॉलिसी रेपो रेट आएगा, ठीक है। फिर हमारा एचडीएफ आएगा, और इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 25 बेसिस पॉइंट का होगा, ठीक है। मतलब पॉलिसी रेपो रेट से एमएसएफ 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगा और एचडीएफ पॉलिसी रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होगा, ठीक है। अभी जो नया रेट है जून की मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है वो भी मैं बता ही देता हूँ। पॉलिसी रेपो रेट अब चेंज करके कर दिया गया है 5.50, एचडीएफ कर दिया गया है 5.25, एमएसएफ कर दिया गया है 5.75, रिवर्स रेपो रेट अनचेंज्ड है, ठीक है, वो 3.35 जो था वही है। सीआरआर भी बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, 4% है, और एसएलआर 18%, ये भी अनचेंज्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कैपिटल अबेंडेंट कंट्री के बारे में है। तो ये कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है प्रोमिनेंटली वो हमारा एक्स्टर ऑलिन की थ्योरी में यूज हुआ है, ठीक है। अब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि बी कंट्री जो है वो कैपिटल अबेंडेंट है, हमको बताना है। अब किसी भी कंट्री को हम कैपिटल अबेंडेंट तब बोलते हैं जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती हैं। पहला फिजिकल यूनिट, ठीक है। दूसरा रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस। बहुत शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं ये। फिजिकल यूनिट में अगर टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर, ये ज्यादा होना चाहिए किसी भी कंट्री को कैपिटल अबेंडेंट कंट्री बनने के लिए, और रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस जो कि आर अपॉन डब्ल्यू होते हैं वो कम होनी चाहिए उस कंट्री में, ठीक है। अब हम देख ले रहे हैं कि ये दो कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ए टोटल कैपिटल अपॉन टोटल लेबर इन बी इज ग्रेटर देन टोटल कैपिटल अपॉन टोटल लेबर इन ए, सही है। ये गलत हो जाएगा। प्राइजेस ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये सही है। प्राइजेस ऑफ कैपिटल ये ज्यादा हो जाएगा तो ये कम, ठीक है। टोटल कैपिटल ये भी गलत है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यूलर थ्योरम से रिलेटेड है। तो यूलर थ्योरम कहता है कि टोटल आउटपुट एग्जॉस्ट हो जाएगा अगर हम फैक्टर्स को उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे कर देंगे तो, ठीक है। बेसिकली उसका इक्वेशन बनता है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। हम जब पढ़ रहे होंगे प्रोडक्शन फंक्शन तब हम उसमें देखेंगे इसको। अभी बस यही हम समझ लेते हैं। एमपीएल जो होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। और एमपीके जो होता है
वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा के। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्यू अपॉन डेल्टा एल इंटू एल प्लस के इंटू के इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये हमारा आ गया, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट से रिलेटेड है, प्योरली डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये सब। और अगर हम पैटर्न देखें तो कई बार से ये रिपीट हो रहा है ऐसे क्वेश्चंस, ये तो जरूर एक पूछता ही पूछता है। फिजिकल डेफिसिट अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारा 5.6। ठीक है, ये 2023-24 का पूछा है एक्चुअल, ये वाला। तो फिजिकल डेफिसिट है 5.6, रेवेन्यू डेफिसिट है 2.6, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 1.6 एंड प्राइमरी डेफिसिट है 2%। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वो बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा। अगर गवर्नमेंट अपना डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ाता है तो उससे बोरोविंग इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हमारा डिमांड फॉर लोनेबल फंड जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब शिफ्ट इन डिमांड फॉर लोनेबल फंड टू राइट, सही है। दूसरा है डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, ये गलत है क्योंकि हायर डिमांड होगा अगर लोनेबल फंड का तो उससे इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। हम देख लेते हैं, तो हम अगर गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ाता है तो उससे जो हायर इंटरेस्ट रेट होगा जिससे कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो लो हो जाएगा, तो ये गलत होगा। ड्यू टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, डी अगर हम देखें तो इंक्रीज इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन। देखो डी देख लेते हैं, इंक्रीज इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन। अब सेविंग बढ़ेगा तो कंजम्पशन डिक्लाइन होगा, सही है। ई अगर हम देखते हैं, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन दैट बैलेंस द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम देखें तो क्लासिकल ने प्रेडिक्ट किया था बैलेंसिंग इफेक्ट का। ठीक है, तो ये सही होगा हमारा ए डी ई। ठीक, अब इस क्वेश्चन में एमपीसी दिया हुआ है हमारे पास, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू बाय गवर्नमेंट दिया हुआ है, हमको उसका इम्पैक्ट नेशनल इनकम पे क्या है वो निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमपीसी 0.8 है, 1 माइनस 0.8। ठीक है, माइनस 0.8 अपॉन 0.2, सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये होगा 4। ठीक है, अब इसको हम जो टैक्स रेवेन्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -4 इंटू 100, ये हो जाएगा -400। -400 कहीं है तो पहला दिया है नेशनल इनकम विल इंक्रीज, नहीं ये गलत है। विल इंक्रीज ये भी गलत है, विल डिक्रीज बाय, ठीक है विल डिक्रीज मतलब निगेटिव है इधर, तो 400। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला है, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग से रिलेटेड है ये। पहला है मिलेनियम रोड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, ये 2000 में था। ठीक है, दोहा राउंड 2001 में, उरुग्वे 1986, कैनेडी राउंड स्टार्ट हुआ था 1964 में, और टोक्यो राउंड हुआ था 1973 में। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में, बोल रहा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉजेज। पहला हम देख लेते हैं, एडी कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्या एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगा? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा, केवल प्राइसेस इंक्रीज होंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है क्लासिकल में वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड दिस एग्रीगेट डिमांड। क्लासिकल का मॉडल लॉन्ग रन मॉडल है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, लेकिन ओनली इन शॉर्ट रन। ठीक है, ओनली इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और केवल प्राइस इंक्रीजेस ही बचेगा। तो आंसर 4 जो है वो बेस्ट है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आंसर की में 2 दिया हुआ है राइट आंसर, तो ये पार्शली सही है अगर देखा जाए, बट क्योंकि क्लासिकल का पूरा मॉडल ही बेस्ड है लॉन्ग रन पे, इस हिसाब से ये क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है,